गुड आफ्टरनून ऑफ यू। हमारा वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट का रिवीजन चल रहा है और जैसे कि आप जानते हैं कि हमने इसके जो पहले 3 सब टॉपिक्स हैं, इन्वेंट्री, डेटर्स और कैश, इन तीनों का रिवीजन हमने पिछली क्लास तक खत्म कर दिया था। किसी भी कंपनी की बैलेंस शीट को देखोगे तो आपको सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट करंट एसेट्स अगर दिखेंगे तो ये 3 ही दिखेंगे, इन्वेंट्री, डेटर्स और कैश, इसलिए इनके ऊपर सेपरेट डिस्कशन था। अब आज से हम क्या करने वाले हैं, आज हम वर्किंग कैपिटल एस्टिमेशन और जो ये टंडन कमेटी है ये भी हम इसके साथ ही डिस्कस कर लेंगे। ये इसका फाइनल पड़ाव है, फाइनल फैमिली मेंबर है जिसके बारे में हमें बात करनी है। अब आप कह सकते हैं कि अब हम ओवरऑल बेसिस पर हमारी वर्किंग कैपिटल की क्या नीड है इसके ऊपर डिस्कशन करेंगे और इसका रिवीजन खत्म करने के बाद आपका फेवरेट टॉपिक जो आप मुझसे कई बार बोल चुके हो कराने के लिए, वैल्यूएशन, उसका रिवीजन फिर हम शुरू करेंगे जो कि आपके सीएमए वाले पेपर में है। ये टॉपिक भी कम इंपॉर्टेंट नहीं है, बार बार मैं आपको बता चुका हूं। पहली क्लास जब हमने ली थी वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट की, जिसमें हमने इन्वेंट्री का डिस्कशन शुरू किया था, मैंने उसी टॉपिक में आपके साथ ये सारी की सारी वेटेज भी डिस्कस की थी। मैंने आपको बताया था कि ये पूरी जो फैमिली है वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट की, इसमें से 7 से लेकर 12 नंबर तक के एमसीक्यूज का एक रेंज है। ज्यादा कम वेटेज हो सकता है पर अभी तक 7 से नीचे किसी भी अटेम्प्ट में नहीं गया, तो एक ठीक ठाक इंपॉर्टेंट वेटेज वाला टॉपिक है, तो प्लीज इसको ध्यान रखिएगा। ये पूरी फैमिली को आपको अच्छे से देख के जाना है। तो फिर आइए जरा बिना देरी के स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। वर्किंग कैपिटल एस्टिमेशन, आइए जरा अब हम थोड़ा सा कुछ बेसिक सी पहले बातें करेंगे और धीरे धीरे करके अपनी सारी डिस्कशन को एडवांस करते हुए अपना पूरा टॉपिक हम रिवाइज कर लेंगे। देखिए, ये मैंने आपके सामने पहले भी रखा है, पहले भी किसी चैप्टर में मैंने आपके सामने ये सब बातें रखी होंगी, लेकिन अब हम थोड़े डिफरेंट पर्सपेक्टिव से बात करेंगे, तो ध्यान से प्लीज सुनिएगा। देखिए, हम ये बात जानते हैं कि हमें लंबे समय के लिए जो पैसा देते हैं वो 2 लोग हैं। ये 2 लोग हैं जो हमें लंबे समय के लिए पैसा देते हैं, शेयर होल्डर फंड, लॉन्ग टर्म लोन्स। हमने रेशियोज टॉपिक में देखा भी कि इनके पैसे को जब मैं जोड़ देता हूं तो उसी को कैपिटल एम्प्लॉयड बोल देते हैं। और ये हमें जब बिजनेस करने के लिए पैसा देते हैं तो हमें ये बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं करते, कहते हैं आराम से आप बिजनेस करो, अपनी तरक्की करो, हमें बस सालाना इंटरेस्ट या डिविडेंड पहुंचाते रहना और हमें वापसी, मतलब जो प्रिंसिपल का जो पैसा है, प्रिंसिपल जो अमाउंट है जो आपने हमसे लिया है, ये आपको बिल्कुल भी जल्दी नहीं दिखानी वापस कर देने में, आराम से 10, 15, 20, 25 साल में वापस कर देना। और इक्विटी शेयर होल्डर तो हमने देखा ही था, ये तो ऐसे लोग थे जो कभी पैसा वापस मांगते ही नहीं थे अगर बिजनेस चल रहा है तो ये 2 लोग हैं जो हमें लंबे समय के लिए पैसा देते थे और इनका ही पैसा हम, आपको याद हो तो, फिक्स्ड एसेट्स में लगाते थे। फिक्स्ड एसेट्स में हमें पैसा कैसे लगाना चाहिए, कहां लगाना चाहिए, कितना लगाना चाहिए, इसके बारे में हमने ऑलरेडी बात करी थी कैपिटल बजटिंग चैप्टर में, और वहां पर हमने देखा था कि कैपिटल बजटिंग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्वेस्टमेंट डिसीजन था। बड़े ध्यान से हमें लेना पड़ता है क्योंकि अगर वो गलत हो गया तो हमारी जो कॉम्पीट करने की कैपेबिलिटी है, हमारी बिजनेस करने की कैपेबिलिटी है, हमारी जो हमारे सर्वाइवल पर बात आ जाएगी अगर हमारा ये डिसीजन गड़बड़ा गया तो उस पर हमने कहा था बड़े ध्यान से हमें अपना इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेना चाहिए। फिर हम दूसरी जगह पैसा कहां लगाएंगे, करंट एसेट्स पर। करंट एसेट्स में आपने अलग अलग स्टॉक, डेटर और कैश की बात देखी ली मेरे साथ, लेकिन मैंने कहा यहां पर हमें बेसिकली ओवरऑल बेसिस पर हमें कितना करंट एसेट्स में इन्वेस्टमेंट करना है इसके बारे में मेनली बात करनी है। और करंट एसेट्स में इन्वेस्टमेंट के डिसीजन को हल्के में नहीं लेंगे, मतलब अगर आप प्रैक्टिकली देखेंगे जितना ही इंपॉर्टेंट डिसीजन कैपिटल बजटिंग का है उतना ही इंपॉर्टेंट वर्किंग कैपिटल की इन्वेस्टमेंट का भी डिसीजन है। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। मान लीजिए आपके घर के पास ना एक शोरूम है, कपड़े का शोरूम है, और बाहर से क्या चकाचौंध, मतलब इतनी जबरदस्त उन्होंने बड़ी सी एक बिल्डिंग ले रखी है, उसका इंटीरियर देखो तो लगे पता नहीं किसी महल में आ गए, और बाहर तो क्या लाइटिंग वगैरह, मतलब देखते ही उस ध्यान आकर्षित होता है कि क्या तो दुकान बनाई है बंदे ने। लेकिन जब हम अंदर जाते हैं उससे कहते हैं दिखाओ भी, कपड़े लेने आए हैं आपसे, अब उसके पास दिखाने के लिए ज्यादा वैरायटी नहीं होती। उसने कैपिटल बजटिंग का डिसीजन तो बड़ा जबरदस्त लिया, बिल्कुल एक प्राइम लोकेशन पर दुकान खोली, और क्या तो इंटीरियर और क्या सब कुछ, बहुत जबरदस्त कैपिटल बजटिंग का डिसीजन ले रखा है। मतलब उसने लैंड एंड बिल्डिंग पर और फर्नीचर फिटिंग पर जो फिक्स्ड एसेट्स हैं वो तो बड़े जबरदस्त तरीके से उसने उसमें इन्वेस्टमेंट किया है। लेकिन जो चीज का वो बिजनेस कर रहा है, कपड़े का बिजनेस कर रहा है, और जब हम कोई कपड़ा लेने जाते हैं और उससे बोलते हैं भाई दिखाओ कुछ वैरायटी दिखाओ, तो उसके पास ज्यादा वैरायटी होती नहीं। लेकिन उसके सामने ही या उसके थोड़ा दूरी पर एक ऐसी दुकान है जो देखने में लगता है अरे यहाँ पे क्या मिलेगा सामान, लेकिन जब अंदर जाते हैं तो उसने इतनी वैरायटी रखी हुई है कि आप बिना कोई कपड़ा पसंद करे बाहर निकल ही नहीं सकते। आप मुझे बताइए लॉन्ग टर्म में आप किसके पक्के ग्राहक बनोगे? उस बड़ी दुकान के जो बिल्कुल बाहर से तो बड़ी आलीशान लगती है, जब अंदर जाओ तो जिस चीज का उनका काम है उनके पास वही स्टॉक नहीं है। लेकिन वो दुकान जो बाहर से देखने में इतनी अच्छी नहीं है लेकिन
अंदर वैरायटी पूरी रखी है, किसके पास जाना पसंद करोगे? ऑफ कोर्स उस छोटी दुकान के पास जिसके पास वैरायटी पूरी है। अल्टीमेटली वर्किंग कैपिटल मतलब क्या? वर्किंग कैपिटल का ही तो एक हिस्सा है इन्वेंट्री, स्टॉक। अगर मैंने स्टॉक सफिशिएंट क्वांटिटी में नहीं रखा तो मेरा कस्टमर मेरे से चले जाएगा, भले ही मैंने दूसरे इन्वेस्टमेंट बहुत बढ़िया कर रखी है। ऐसे ही आपने घर के, जैसे मैंने कई बार आपको बोला कि घर के पास आपकी केमिस्ट की शॉप है, उसके पास हर एक दवाई मिल जाती है, लेकिन एक और ऐसी भी शॉप होगी केमिस्ट की जहां पर आप कोई मेडिसिन लेने जाते हो तो वह कहते हैं मंगवानी पड़ेगी, फिर अगले दिन फिर कोई दवाई लेनी है मंगवानी पड़ेगी, जब बोलो मंगवानी पड़ती है उसको, उसके पास होती नहीं। बस जो रेगुलर दवाइयां, जो फास्ट मूविंग दवाइयां हैं, कैल्पॉल और पैरासिटामॉल वगैरह, वो तो मिल जाती है, लेकिन थोड़ी सी आप उससे कोई और दवाई मांग लो तो उसके पास होती नहीं। लेकिन एक और मेडिकल शॉप है जिसके पास दूर दूर से जो कहीं दवाई नहीं मिलती उसके पास मिल जाती है। मतलब उसने क्या कर रखा है, स्टॉक में ज्यादा अपना मेंटेन, मतलब इन्वेंट्री, मैं आपको बात बता रहा हूं, एक पार्ट है वर्किंग कैपिटल का। वर्किंग कैपिटल का इन्वेस्टमेंट डिसीजन उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना कि कैपिटल बजटिंग का इंपॉर्टेंट डिसीजन होता है। लेकिन हमें यहां पर ऑफ कोर्स सिर्फ एक एस्पेक्ट पर बात नहीं करनी, हमें यह देखना है कि हमें स्टॉक में, डेटर में, कैश में, ये तो 3 इंपॉर्टेंट करंट एसेट हुए, और भी करंट एसेट्स होते हैं। एडवांस टैक्स एक करंट एसेट है, प्रीपेड एक्सपेंसेस एक करंट एसेट है, अक्रूड इनकम एक करंट एसेट है। यहां पर हमें बेसिकली ओवरऑल बेसिस पर बात करनी होती है। लेकिन हाँ, ये भी बात सच है कि 95% जो करंट एसेट्स होते हैं वो इन्हीं 3 एसेट्स में ही इन्वेस्टेड होते हैं। तो कह सकती हूँ कि ये अगर 3 पर बात हो गई तो ऑलमोस्ट 100% करंट एसेट्स पर बात हो गई। ठीक, चलो ये एक बात होगी, मतलब एक इंपॉर्टेंट डिसीजन है, इसको हल्के में नहीं लेना है। अब हम ये कहते हैं, मान लीजिए कि आने वाले साल में ना हमको जो करंट एसेट्स में इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी वो मान लीजिए 80 करोड़ की इन्वेस्टमेंट करते हैं। अब सर आप आने वाले साल की क्यों बात कर रहे हैं? क्योंकि हमारे इस चैप्टर का नाम क्या है, वर्किंग कैपिटल एस्टिमेशन, और एस्टिमेशन हमेशा फ्यूचर का लगाया जाता है, पास्ट का नहीं। और वैसे भी आप जरा सोचिए ना, फ्यूचर में हमें कितना करंट एसेट्स में इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, ये बात हमें पहले से ही प्लान करनी पड़ेगी ताकि हम उसके हिसाब से पैसे अरेंज कर पाए। भाई माना प्रैक्टिकली, अगर हम प्रैक्टिकली देखें तो पहले पैसा आता है और बाद में इन्वेस्ट होता है, मतलब पहले फाइनेंसिंग होती है और बाद में इन्वेस्टमेंट भी होती है। लेकिन जब हम प्लानिंग कर रहे होते हैं, जब हम दिमाग में सब कुछ सोच रहे होते हैं, तो पहले हमें यह सोचना पड़ता है कि इन्वेस्टमेंट कितनी लगेगी, और वो जब हम सोच लेते हैं, जब हम प्लान कर लेते हैं, तो उसके बाद हमें फिर ये सोचना होता है कि इस पैसे को अरेंज कहां से करना है। भाई पहले तो ये सोचना पड़ेगा ना कि पैसा चाहिए कितना, उसके बाद ही तो आप सोचोगे ना कि अच्छा ठीक है इतना पैसा चाहिए, अब हम चलते हैं कैपिटल मार्केट, मतलब चाहे आप नए शेयर इशू करें, चाहे आप डिबेंचर या बैंक लोन कुछ भी ले, उसके बाद पैसा रेज करने का सोचोगे। तो प्रैक्टिकली पहले फाइनेंसिंग और बाद में इन्वेस्टमेंट होता है। लेकिन जब हम प्लानिंग कर रहे होते हैं तो पहले इन्वेस्टमेंट के बारे में सोचना पड़ता है, उसके बाद फाइनेंसिंग होती है, मतलब उसके बाद हम फाइनेंसिंग के बारे में सोचते हैं। ठीक है, जैसे कि अब सपोज मान लो आपको कोई नया बिजनेस स्टार्ट करना हो, तो नया बिजनेस स्टार्ट करना है, क्या कितना मर्जी भी पैसा उठा लोगे? नहीं ना, पहले ये देखना पड़ेगा ना कि जो नया बिजनेस आप करना चाह रहे हो, पहले तो वो बिजनेस किस चीज का होगा, और उस बिजनेस में किस किस एसेट्स में आपको इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी और कितनी इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी, ये पहले से ही प्लान करोगे ना, और उसके बाद ही पैसा रेज करोगे। तो ऐसे ही वर्किंग कैपिटल की इन्वेस्टमेंट हमें कितनी करनी है, हमें कितना पैसा चाहिए, ये हम पहले से ही क्यों एस्टिमेट करना चाह रहे हैं, ताकि उसके हिसाब से हम फंडिंग, मतलब उसके हिसाब से पैसे अरेंज कर पाए। ठीक है, तो हमने सोच लिया ठीक है हमारी करंट एसेट्स में 80 करोड़ की हमें इन्वेस्टमेंट लगेगी। ये हम अभी आगे चल के कैसे एस्टिमेट होता है इस पर बात भी करेंगे, पर मैं अभी एक कॉन्सेप्ट आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं। ठीक है सर, समझ में आ गया। अब ये 80 करोड़ के जो करंट एसेट्स हैं, इसमें से कुछ की फाइनेंसिंग तो करंट लायबिलिटी वाले भी कर देते हैं। मान लो इसमें से 20 की फाइनेंसिंग करंट लायबिलिटी वालों ने कर दी। कैसे सर? मान लो ये स्टॉक जो है हमने उधार पे लिया है। अगर आपने स्टॉक उधार पे लिया है, इसका मतलब आपने इसके पैसे नहीं दिए, आपकी जेब से इसके पैसे नहीं लगे। और अगर आपने उधार पे लिया है तो उसको आपने अपनी बैलेंस शीट में क्रेडिटर दिखा रखा होगा, करंट लायबिलिटी दिखा रखा होगा। इसका मतलब इस 80 करोड़ में से मान लो 20 करोड़ की फाइनेंसिंग तो क्रेडिटर्स ने कर दी। तो आप मुझे जरा सोच के बताइए, अब आपको कितने रुपए के बारे में सोचना है? 80 में से तो 20 का इंतजाम हो गया, अब आपको रिमेनिंग 60 के बारे में सोचना है ना। तो अगर मुझे यह लगता है कि आने वाले साल में जो हमें 80 करोड़ रुपए की करंट एसेट्स में इन्वेस्टमेंट करनी है, उसमें से 20 करोड़ का तो हमें उधार ही मिल जाएगा, तो अब हम किसके बारे में सोचें? नेट के बारे में। नेट मतलब 60 के बारे में। तो मैं अगर इस 20 को यहां से ले जाकर यहां पे ले आता हूं और ये 60 आता है, इस 60 को दुनिया वाले क्या बोल देते हैं? इस 60 को दुनिया वाले वर्किंग कैपिटल बोल देते हैं। तो हम यहां पर वर्किंग कैपिटल का एस्टिमेशन कर रहे हैं कि हमें नेट में करंट एसेट्स में कितना इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा।
तो वर्किंग कैपिटल को ना कुछ लोग तो सिर्फ फॉर्मूला के तौर पे देखते हैं, करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज, पर मैं चाहता हूं कि आप थोड़ा सा और डीप मीनिंग इसका निकालें और इसको बहुत अच्छे से बारीकी से अगर आप देखेंगे तो आपको दिखेगा वर्किंग कैपिटल इज नथिंग बट नेट करंट एसेट्स। आप मुझे जरा बताइए 80 में से ये 80 करंट एसेट्स था, इसमें से 20 मैंने घटा दिया क्योंकि इसकी फाइनेंसिंग मेरी जेब से नहीं लगने वाली, इसकी फाइनेंसिंग करंट लायबिलिटी वाले कर देंगे। तो मुझे नेट में कितने के बारे में सोचना है? 60 के बारे में सोचना है। ये 60 भी तो करंट एसेट ही है, ये भी तो 80 में से ही आया है। 80 में से 20 के बारे में नहीं सोचना क्योंकि उसकी फाइनेंसिंग करंट लायबिलिटी नहीं करती। तो मुझे किसके बारे में सोचना है? 60 के बारे में सोचना है। तो ये 60 क्या है? वर्किंग कैपिटल। और इसको ध्यान से देखोगे तो ये आपको क्या दिखेगा? ये आपको दिखेगा नेट करंट एसेट्स। तो वर्किंग कैपिटल ना कुछ नहीं है, वर्किंग कैपिटल बेसिकली नेट करंट एसेट्स है जिसकी फाइनेंसिंग के बारे में हमको सोचना है। ठीक, तो करंट एसेट्स कितने चाहिए? 80 के, जिसमें से 20 के बारे में मैं नहीं सोच रहा हूं क्योंकि मुझे लगता है इसकी तो फाइनेंसिंग हो ही जाएगी। तो अब हमें रिमेनिंग 60 के बारे में सोचना है और वो रिमेनिंग 60 इज नथिंग बट वर्किंग कैपिटल। तो मैं अगर अब इसको थोड़ा सा यहां पर रीफ्रेज कर दूं आपके सामने, अब ध्यान से प्लीज देखिएगा, मैं ये सब यहां से हटाकर अब मेन मुद्दे की बात करें, मैं यहां से करंट लायबिलिटी को हटाकर यहां पर लेके आऊंगा तो ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा वर्किंग कैपिटल। ठीक है ना। और जैसे मैंने अभी अभी एग्जांपल दिया, मान लीजिए हमें वर्किंग कैपिटल में 60 करोड़ की इन्वेस्टमेंट करनी है, 80 करोड़ की इन्वेस्टमेंट करनी थी करंट एसेट्स में, लेकिन 20 करोड़ की इन्वेस्टमेंट तो किसने कर दी? हमारी करंट लायबिलिटी वालों ने कर दी। तो नेट में अब हमें करंट एसेट्स में जो इन्वेस्टमेंट के बारे में सोचना है वो कितना सोचना है? वो 60 करोड़ का सोचना है। और मान लीजिए फिक्स एसेट्स की बात वैसे हम इस चैप्टर में करेंगे नहीं, पर मान लीजिए हमने फिक्स एसेट्स की भी अपनी एक एस्टिमेशन देख लिया, भाई 100 करोड़ तो यहां भी लगेंगे। तो टोटल हमें करंट एसेट्स में कितना इन्वेस्टमेंट करना है? 160 करना है। अब इस 160 करोड़ को आपको अरेंज करना पड़ेगा ना। आपका इन्वेस्टमेंट डिसीजन कहता है कि 160 करोड़ का इन्वेस्टमेंट चाहिए। अब इस 160 करोड़ को आपको क्या करना पड़ता है? फाइनेंसिंग। और ये कौन जवाब देगा? ये फाइनेंसिंग डिसीजन जवाब देगा। अब ये हमारी मर्जी है कि इस 160 करोड़ में से मान लो हम 100 मालिकों से ले और 60 लॉन्ग टर्म से ले, या फिर मान लो हम 120 मालिकों से ले और हम 40 बाहर वालों से ले। ये डिपेंड करता है कि हम कितना रिस्क लेना चाहते हैं, उस हिसाब से हम डेट को कम ज्यादा करेंगे और उस हिसाब से हम मालिकों से पैसा रेज करेंगे। ये तो फाइनेंसिंग डिसीजन हुआ। लेकिन ये 160 आपको अरेंज करना है, इससे पहले आपको ये जानना पड़ेगा ना कि कितना इन्वेस्टमेंट फिक्स एसेट्स में और कितना इन्वेस्टमेंट वर्किंग कैपिटल में चाहिए। फिक्स एसेट्स का इन्वेस्टमेंट डिसीजन हम कहां ले लेते हैं? कैपिटल बजटिंग वाले चैप्टर में। और इस चैप्टर में हम किसकी बात कर रहे हैं? वर्किंग कैपिटल की बात कर रहे हैं। वर्किंग कैपिटल में भी हमने इंडिविजुअली स्टॉक की बात करी, डेटर की बात करी, बैंक की बात करी, लेकिन इस चैप्टर में ना स्टॉक ना डेटर ना बैंक, यहां पे ओवरऑल बात करने वाले हैं। और ओवरऑल भी ध्यान से सुनिएगा मैं क्या बोल रहा हूं। ओवरऑल भी क्या बात करनी है? करंट एसेट्स का सिर्फ वो वाला हिस्सा जो करंट लायबिलिटीज ने नहीं फाइनेंस किया। मेरी इन्वेस्टमेंट करंट एसेट्स में कितनी है? 80, इसमें से 20 की फाइनेंसिंग करंट लायबिलिटी वाले कर देंगे। तो मुझे सिर्फ वर्किंग कैपिटल के बारे में सोचना है, 60 के बारे में सोचना है। और वर्किंग कैपिटल की फाइनेंसिंग कौन करता है? लॉन्ग टर्म प्रोवाइडर ऑफ फाइनेंस। तो हम बेसिकली यहां पर पहले से ही जानना चाहते हैं कि हमें वर्किंग कैपिटल में कितना इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। और वर्किंग कैपिटल बेसिकली करंट एसेट्स का ही वो हिस्सा है जो करंट लायबिलिटीज ने फाइनेंस नहीं किया। आपको कुछ लग रहा है कि ज्यादा हो गया, तो आप बस ये ध्यान रखें कि हमें यहां पर करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज पर ही बात करनी है। ठीक है, तो ये एक छोटा सा मैंने एक बैकग्राउंड दिया आपको। अब हम आगे का डिस्कशन कंटिन्यू करते हैं। चलिए आइए अब इसको हम रीड कर लेते हैं। वर्किंग कैपिटल रेफर्स टू फंड्स रिक्वायर्ड टू बी इन्वेस्टेड इन शॉर्ट टर्म एसेट्स। वर्किंग कैपिटल कैसे कंप्यूट होता है? करंट एसेट्स में से करंट लायबिलिटीज को हम माइनस कर देते हैं और वर्किंग कैपिटल को सही मायने में देखोगे तो क्या दिखेगा? नेट करंट एसेट्स। जैसे मैंने अभी अभी जो एग्जांपल दिया था, हमें करंट एसेट्स में 80 करोड़ की इन्वेस्टमेंट करनी है और हमें लगता है कि 20 करोड़ तो करंट लायबिलिटीज वाले हमारे फाइनेंसिंग कर देंगे। तो हमारी जेब से अब कितनी इन्वेस्टमेंट और लगने वाली है? 60 करोड़। जब मैं बोलता हूं हमारी जेब से, इसका मतलब मैं किन की बात कर रहा हूं? ऐसे लोग जिन्होंने लंबे समय के लिए हमें पैसा दिया है। मतलब 60 करोड़ की फाइनेंसिंग हमें उन लोगों से करवानी है जो लॉन्ग टर्म प्रोवाइडर ऑफ फाइनेंस है, चाहे वो शेयर होल्डर फंड्स हो या वो लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज हो। ठीक है, अच्छा अब दूसरा इसका एस्पेक्ट अब देखेंगे। देखिए, जब हम वर्किंग कैपिटल बोलते हैं, सिंपली वर्किंग कैपिटल बोलते हैं, तो उसका मतलब यही होता है, करंट एसेट्स में से करंट लायबिलिटीज को माइनस करके जो आता है उसी को हम वर्किंग कैपिटल जनरली बोलते हैं। लेकिन एफएम की दुनिया में इसके भी जबरदस्ती के दो कॉन्सेप्ट और बनाए गए हैं। एक है ग्रॉस कॉन्सेप्ट, मतलब अगर हम करंट लायबिलिटीज की फाइनेंसिंग को फिलहाल हटा दें, मतलब हम सिर्फ यही देखना चाहें कि करंट एसेट्स में कितना हमें इन्वेस्टमेंट चाहिए,
सिर्फ करंट एसेट्स की बात करें, करंट लायबिलिटी को नहीं माइनस करें, तो हम सिर्फ करंट एसेट्स की इन्वेस्टमेंट को बोल देते हैं ग्रॉस वर्किंग कैपिटल। ग्रॉस, ग्रॉस मतलब कि अभी कुछ माइनस होना है, माइनस नहीं किया है। ग्रॉस वर्किंग कैपिटल मतलब क्या है कि हमें सिर्फ करंट एसेट्स की अगर इन्वेस्टमेंट जाननी हो, अगर मैं करंट लायबिलिटी को बिना माइनस किए, मतलब अगर मैं ये देखना चाहूं कि करंट एसेट्स में कितनी इन्वेस्टमेंट है, ये जो 80 है, दिस 80 इज ऑल्सो नोन एज ग्रॉस वर्किंग कैपिटल। मतलब करंट एसेट्स को ही मैं क्या बोल देता हूं, ग्रॉस वर्किंग कैपिटल। और मैं अगर इस 80 में से 20 को घटा देता हूं, मतलब 60, जो हम नॉर्मली वर्किंग कैपिटल ही बोल देते हैं, उसको हम नेट वर्किंग कैपिटल भी बोल देते हैं। मतलब एक जबरदस्ती का कॉन्सेप्ट है। ग्रॉस वर्किंग कैपिटल क्या है, इन्वेस्टमेंट इन करंट एसेट्स ओनली। और नेट वर्किंग कैपिटल क्या है, जो वर्किंग कैपिटल हम समझते हैं, करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। तो इन दो कॉन्सेप्ट्स के बारे में हमें जानना है, क्योंकि इस पर भी एमसीक्यू एग्जाम में आ जाता है। देयर आर टू कॉन्सेप्ट्स ऑफ वर्किंग कैपिटल, ग्रॉस कॉन्सेप्ट, नेट कॉन्सेप्ट। ग्रॉस कॉन्सेप्ट बेसिकली क्या है, ग्रॉस वर्किंग कैपिटल क्या है, सिर्फ करंट एसेट्स की इन्वेस्टमेंट, करंट लायबिलिटी को नहीं माइनस करें। और अगर हम करंट लायबिलिटीज को भी माइनस कर देंगे तो फिर ये क्या हो जाएगा, नेट वर्किंग कैपिटल। इस छोटी सी बात पर भी एग्जाम में एमसीक्यू आए हुए हैं, आइए जरा वो भी देख लेते हैं। ये एमसीक्यू सॉल्व करना शुरू करें उससे पहले एक छोटा सा आपको डिस्क्लेमर देना है। देखिए, आप में से वो बच्चे जो अभी नए नए हमारे चैनल से जुड़े हैं, जब वो कोई रिवीजन क्लास देखना शुरू करते हैं तो उनको ना शुरुआत में ये नहीं समझ में आता कि ये जो पीडीएफ, मतलब जो हम पीडीएफ यहाँ पर यूज कर रहे हैं एमसीक्यू सॉल्व करने के लिए, ये पीडीएफ कहाँ से अवेलेबल होगा। मैं एक बार फिर से बता देता हूँ, जैसे ही हम कोई टॉपिक पूरा खत्म कर लेते हैं, हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इन पीडीएफ नोट्स का लिंक अवेलेबल हो जाता है। वो लिंक के थ्रू आप हमारे टेलीग्राम चैनल से उन पीडीएफ नोट्स को डाउनलोड कर पाते हैं। ठीक है, एक तरीका तो ये हो गया। और आप में से कुछ बच्चे जो मेरे साथ व्हाट्सएप पर जुड़े हैं, उनके साथ मैं ग्रुप में शेयर कर देता हूं, या फिर जो मैंने ब्रॉडकास्ट लिस्ट बना रखी है उसमें ऐड कर देता हूं स्टूडेंट्स को, वहां पर ये शेयर हो जाते हैं। व्हाट्सएप पर मेरे साथ कैसे जुड़ना है ये बात मैं पहले कई बार बता चुका हूं, एक बार फिर से बता देता हूं। ये मेरा नंबर है, इस नंबर पर आप मुझे एक सिंपली टेक्स्ट मैसेज लिखेंगे जिसमें आपका नाम लिखा होगा, इंटरेस्टेड इन रिविजन सीरीज, या फिर एफटीबी, एफटीबी मतलब फास्ट ट्रैक बैच, कुछ भी लिख दीजिएगा। और अपनी सिटी मेंशन करना चाहें, जो कि ऑप्शनल है, नहीं भी मेंशन करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। ये आप मुझे अगर व्हाट्सएप कर देते हैं तो मैं आपको एक ब्रॉडकास्ट लिस्ट में ऐड कर देता हूं, और फिर नोट्स जितने भी हैं वो मैं आपको व्हाट्सएप पर ग्रुप में शेयर कर देता हूं। व्हाट्सएप पर जुड़ना बिल्कुल ऑप्शनल है, आप अगर व्हाट्सएप पर नहीं जुड़ना चाहते हैं कोई दिक्कत नहीं है, टेलीग्राम चैनल पर भी ये नोट्स अवेलेबल होते हैं, जिसका लिंक हर एक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में होता है। तो अगर आप हमारे रिवीजन सीरीज के, या वो डिटेल रिवीजन हो या फिर फास्ट ट्रैक बैच की सीरीज हो, अगर आप किसी भी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में जाएंगे ना, तो वहां पर नोट्स का लिंक होगा, तो वो आपको वहां से आपको नोट्स मिल जाएंगे। तो चलिए आइए फिर हम अब स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 अगर आप देखेंगे तो जून 2021 का देखिए कितना ही सिंपल क्वेश्चन आया। कहता है नेट वर्किंग कैपिटल इज इक्वल टू, क्या होता है भाई, करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। इसमें से करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा, ऑफ कोर्स बी। क्वेश्चन नंबर 2, ये क्वेश्चन ना हमारे इंस्टीट्यूट के सैंपल पेपर का है। सैंपल पेपर के बहुत से क्वेश्चन कॉपी पेस्ट हुए हैं एग्जामिनेशन में, तो ये क्वेश्चन भी हमारे इंस्टीट्यूट के सैंपल पेपर का है। व्हेन टोटल करंट एसेट्स एक्सीड्स टोटल करंट लायबिलिटीज, व्हेन टोटल करंट एसेट्स एक्सीड टोटल करंट लायबिलिटीज, सिंपली ये बोलना चाह रहा है करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज को क्या बोलते हैं। ग्रॉस वर्किंग कैपिटल तो सिर्फ क्या होता है, ओनली इन्वेस्टमेंट इन करंट एसेट्स, तो ये तो नहीं हो सकता। टेम्पररी वर्किंग कैपिटल ना कुछ और कॉन्सेप्ट होता है, ये मैं अभी आगे चल के इसको एक्सप्लेन करेंगे, ये हमारा एक इंपॉर्टेंट थियोरेटिकल एस्पेक्ट है, इस पर थियोरेटिकल एमसीक्यू बनते हैं। और बोथ ए एंड बी नहीं, जब ए और बी दोनों ही नहीं है तो फिर ये कैसे हो सकता है, सिंपली वर्किंग कैपिटल, है ना, डी इज दी वर्किंग कैपिटल। मैंने कहा ना, अगर ग्रॉस या नेट वर्ड नहीं लगता, सिर्फ वर्किंग कैपिटल ही अगर लिखा हुआ हो तो उसका मतलब नेट वर्किंग कैपिटल ही होता है। हमने पहले कई बार, फॉर एग्जाम्पल रेशियोज में हमने कई बार वर्किंग कैपिटल का जिक्र किया, तो सिंपली वर्किंग कैपिटल का क्या मतलब होता है, करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। आगे ग्रॉस वर्ड लगा देने से हम सिर्फ इन्वेस्टमेंट इन करंट एसेट्स बोलते हैं, लेकिन अगर हम नेट वर्ड लगाएं या नेट वर्ड ना लगाएं, सिर्फ वर्किंग कैपिटल बोले, बात एक ही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 जो है, ये भी हमारे इंस्टीट्यूट के सैंपल पेपर का ही क्वेश्चन है, तो ये भी हमारे एग्जाम में एज इट इज आ सकता है। कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग वुड नॉट बी फाइनेंस्ड फ्रॉम वर्किंग कैपिटल। अब मान लो हमने वर्किंग कैपिटल के लिए फाइनेंस लिया है, तो वर्किंग कैपिटल के लिए तो फाइनेंस अगर लिया है तो उससे वर्किंग कैपिटल ही फाइनेंस करोगे ना, मतलब उससे क्या फाइनेंस करोगे, करंट एसेट्स को ही फाइनेंस करोगे। तो क्या कैश हमारे करंट एसेट्स का हिस्सा होता है, हाँ सर, तो उसकी फाइनेंसिंग वर्किंग कैपिटल फाइनेंस से हो सकती है। अकाउंट्स रिसीवेबल, हाँ सर, ये भी करंट एसेट्स का हिस्सा होता है। क्रेडिट सेल्स से डेटर्स आते हैं, हाँ ये भी हमारे करंट एसेट्स का हिस्सा होता है। न्यू पर्सनल कंप्यूटर फॉर द ऑफिस, भाई अगर आप कंप्यूटर परचेज कर रहे हैं तो वो एक फिक्स एसेट होता है, तो फिक्स एसेट्स की फाइनेंसिंग ऑफ कोर्स वर्किंग कैपिटल फाइनेंस से कैसे होगी, तो उसका सही आंसर क्या हो जाएगा, डी।
क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में हमसे कह रहा है कि ग्रॉस वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट हम बता दें इस इंफॉर्मेशन की मदद से। आप मुझे बताइए ग्रॉस वर्किंग कैपिटल का क्या मतलब है। सिर्फ सर करंट एसेट्स की बात करनी है, हमें ध्यान रखें सिर्फ करंट एसेट्स की बात करनी है। तो पहले हम लिख लेते हैं ग्रॉस वर्किंग कैपिटल इज इक्वल्स टू व्हाट, करंट एसेट्स। और हमारे करंट एसेट्स में यहाँ पर क्या क्या है, क्या रॉ मटेरियल का स्टॉक करंट एसेट होता है? हाँ जी। क्या WIP का स्टॉक करंट एसेट होता है? बिल्कुल होता है। फिनिश गुड्स का जो स्टॉक है क्या वो भी करंट एसेट है? बिल्कुल है। ये तीनों तरह की हमें इन्वेंट्री दे रखी है, तीनों ही हमारे करंट एसेट होते हैं। क्या डेटर भी हमारे करंट एसेट होते हैं? हाँ जी बिल्कुल होते हैं। क्या यहाँ पर हम क्रेडिटर्स को माइनस करेंगे? नहीं सर। अगर नेट वर्किंग कैपिटल बोला होता तो हम करते, लेकिन यहाँ पर उसने हमें क्या बोला है, यहाँ पर उसने हमें ग्रॉस वर्किंग कैपिटल बोला है, तो सिर्फ हम करंट एसेट्स ही लेंगे। और करंट एसेट्स में हमारे यहाँ पर कौन कौन से हैं? 5 लाख का करंट एसेट हो गया, 3 लाख का करंट एसेट हो गया, 4 लाख का करंट एसेट हो गया, और डेटर्स भी हमारा एक करंट एसेट ही होता है। हमें यहाँ पे करंट लायबिलिटी को माइनस नहीं करना है। 5 + 3 8 + 4 12, 13 लाख हो गया। बी इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें नेट वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट निकालने के लिए कह रहा है। नेट वर्किंग कैपिटल का क्या मतलब होता है? इस बार हमें करंट एसेट्स में से करंट लायबिलिटीज को घटाना है। तो नेट वर्किंग कैपिटल में हम क्या करेंगे, करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज करेंगे। हमारे करंट एसेट्स पहले लिख लेते हैं। 5 लाख हमारा रॉ मटेरियल स्टॉक हो गया, WIP का स्टॉक 3 लाख हो गया, 4 लाख रुपए फिनिश गुड्स का स्टॉक हो गया, और 1 लाख रुपए हमारे डेटर हो गए। 5 3 8 4 12, 13 लाख। करंट लायबिलिटीज हमारे क्रेडिटर्स हैं 2 लाख के। तो हमारा नेट वर्किंग कैपिटल कितना हो जाएगा? 13 लाख माइनस 2 लाख, 11 lakhs is the answer. क्वेश्चन नंबर 6। दिसंबर 2019 का जो ये क्वेश्चन है ना, एक अच्छा क्वेश्चन है, काफी स्टूडेंट्स का इसमें डाउट रहता है। आइए जरा इसको देख लेते हैं। कहता है द नेट वर्किंग कैपिटल ऑफ अ फर्म इज ₹14 lakhs। ध्यान रखें नेट वर्किंग कैपिटल दे रखा है, मतलब करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। इट परचेज्ड 30 lakhs worth of raw material on credit, issued 7% debentures for ₹20 lakhs, and purchased a machine for ₹18 lakhs for cash। अगर आप ध्यान से देखें तो इसने मुझे 3 ट्रांजैक्शंस दिए हैं। पहला, हमने रॉ मटेरियल उधार पे खरीदा है। दूसरा, डिबेंचर्स इशू किए हैं। और तीसरा, हमने एक मशीन परचेज करी है कैश में। इन तीनों का वर्किंग कैपिटल पर क्या इंपैक्ट पड़ना है, ये हमें बताते हुए नई नेट वर्किंग कैपिटल उसको कंप्यूट करके देनी है। मतलब हमारी अभी 14 लाख की वर्किंग कैपिटल है, और फिर 3 ट्रांजैक्शंस जो करी हैं, इसका वर्किंग कैपिटल पर क्या असर पड़ेगा वो एडजस्ट करके उसको नई वर्किंग कैपिटल बतानी है। ठीक है ना, ऐसे कुछ करना है। तो आइए सबसे पहले हम जो शुरुआत करेंगे, सबसे पहले क्या लिखेंगे, जो हमारी अभी नेट वर्किंग कैपिटल है। हमारी नेट वर्किंग कैपिटल क्या है? 14 लाख है। अब हम एक एक करके तीनों ट्रांजैक्शंस का इंपैक्ट देखेंगे कि वर्किंग कैपिटल पर क्या पड़ने वाला है। जैसे कि पहला, हमने 30 लाख रुपए का रॉ मटेरियल खरीदा है, और कैसे खरीदा है? उधार पे खरीदा है। अब आप जरा सोच के बताइए, 30 लाख रुपए का जब आप रॉ मटेरियल खरीदोगे और वो उधार पर खरीदोगे, तो इसका इंप्लीकेशन क्या होने वाला है? डबल एंट्री सिस्टम क्योंकि फॉलो होता है। मैं जब रॉ मटेरियल खरीद के लेके आऊंगा तो मेरे बिजनेस में एक करंट एसेट बढ़ जाएगा रॉ मटेरियल के नाम से। करंट एसेट अगर बढ़ेगा तो हमारी वर्किंग कैपिटल में इंक्रीज आएगा कि डिक्रीज आएगा? सर, करंट एसेट के बढ़ने से वर्किंग कैपिटल हमारी बढ़ जाएगी, है ना, क्योंकि करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी होता है। तो करंट एसेट्स बढ़ेंगे तो वर्किंग कैपिटल बढ़ेगी। और क्योंकि उधार पे खरीदा है तो इस करके हमारी एक करंट लायबिलिटी भी बढ़ जाएगी, मतलब हमारे क्रेडिटर्स बढ़ेंगे, और क्रेडिटर्स क्योंकि माइनस होंगे, करंट लायबिलिटी माइनस होगा। इसका मतलब अगर हमारे करंट लायबिलिटीज में इंक्रीज आता है तो वो वर्किंग कैपिटल को गिरा देते हैं, नहीं, क्योंकि क्रेडिटर्स करंट लायबिलिटीज क्योंकि माइनस होती है। तो एक एक करके बात करें, वर्किंग कैपिटल पे क्या असर पड़ने वाला है इस पहली ट्रांजैक्शन का। हमने स्टॉक खरीदा है रॉ मटेरियल का, तो हमारा स्टॉक रॉ मटेरियल के आने से
वर्किंग कैपिटल में इंक्रीज आएगा 30 लाख रुपए का। साथ ही साथ हमारे क्रेडिटर्स भी बढ़ जाएंगे जो कि एक करंट लायबिलिटी है। क्रेडिटर्स क्यों बढ़े? क्योंकि इनसे रॉ मटेरियल खरीदा, तो इसको हमें फिर माइनस भी करना पड़ेगा। देखा जाए तो इस ट्रांजैक्शन का वर्किंग कैपिटल पर नेग्लिजिबल इंपैक्ट पड़ा, कोई असर नहीं पड़ा। क्यों? क्योंकि हमारे करंट एसेट और करंट लायबिलिटीज दोनों ही इक्विवेलेंट अमाउंट से बढ़ गए। स्टॉक का बढ़ना मतलब करंट एसेट बढ़ा, क्रेडिटर का बढ़ना मतलब करंट लायबिलिटी बढ़ा। क्योंकि करंट एसेट और करंट लायबिलिटीज सेम अमाउंट से ही बढ़े हैं, तो एक चीज प्लस होगी एक चीज माइनस होगी, नेट में इंपैक्ट देखोगे तो जीरो आया। दूसरी ट्रांजैक्शन देखो, हमने डिबेंचर्स इशू किए हैं 20 लाख रुपए के। अब जरा सोचिए, डिबेंचर्स जब इशू करोगे या कोई भी सिक्योरिटी इशू करोगे तो पैसा आएगा। मतलब डिबेंचर इशू करने से मेरे पास कैश आएगा, और कैश आने का मतलब मेरे करंट एसेट बढ़ेंगे, बिकॉज कैश एक करंट एसेट है। करंट एसेट से बढ़ने का मतलब वर्किंग कैपिटल बढ़ेगी। लेकिन डिबेंचर जो मेरी एक लायबिलिटी भी बढ़ी, डिबेंचर मेरी करंट लायबिलिटी नहीं है, ध्यान रखें। डिबेंचर एक नॉन करंट लायबिलिटी है, लॉन्ग टर्म लायबिलिटी है। तो डिबेंचर का डिबेंचर की लायबिलिटी के बढ़ने से वर्किंग कैपिटल पर कोई असर नहीं पड़ेगा। लेकिन डिबेंचर इशू करने से जो हमारा कैश हमारे पास आएगा, हमारे पास, उससे हमारे करंट एसेट जरूर बढ़ जाएंगे। तो डिबेंचर के इशू होने से हमारा बैंक बैलेंस या कैश बैलेंस आप कह सकते हो बढ़ जाएगा। तो हम इसको यहां जोड़ देते हैं। उसके बाद है मशीन का परचेज करना। मशीन परचेज करने से हमारे किताबों में मशीन आ जाएगी, हमारे बिजनेस में मशीन आएगी। पर मशीन तो एक फिक्स एसेट होता है, करंट एसेट तो नहीं है। तो मशीन का आना हमारे करंट एसेट्स को नहीं बढ़ाएगा, क्योंकि वो एक फिक्स एसेट है। पर क्योंकि मशीन मैंने कैश में खरीदी है, तो मेरे बिजनेस से कैश चले जाएगा। कैश जाने का मतलब मेरा करंट एसेट कम हो जाएगा। करंट एसेट के कम होने से वर्किंग कैपिटल गिर जाएगी? नहीं, तो माइनस। तो बताइए न्यू नेट वर्किंग कैपिटल हमारा कितना हुआ? $16 lakhs। बी इज द आंसर। ठीक है, तो 3 ट्रांजैक्शंस। पहली ट्रांजैक्शन हमारी थी रॉ मटेरियल को उधार पर खरीदना। रॉ मटेरियल को उधार पे खरीदेंगे तो हमारा करंट एसेट बढ़ जाएगा, लेकिन साथ साथ करंट लायबिलिटी भी बढ़ेगी। तो करंट एसेट्स का बढ़ना हमारी वर्किंग कैपिटल को इंक्रीज करेगा, तभी जोड़ दिया। लेकिन करंट लायबिलिटी का बढ़ना हमारी वर्किंग कैपिटल जो है कम कर देगा, बिकॉज करंट लायबिलिटीज माइनस होती है, तो इसलिए उसको माइनस कर दिया। देखा जाए तो इसका कोई इंपैक्ट नहीं पड़ा। फिर हमने डिबेंचर इशू किए। डिबेंचर इशू करेंगे तो डिबेंचर एक नॉन करंट लायबिलिटी है, तो हमारी करंट लायबिलिटी पे तो कोई असर नहीं पड़ेगा। पर डिबेंचर के इशू होने से हमारे पास कैश आएगा, और कैश एक करंट एसेट है, करंट एसेट बढ़ जाएंगे तो हमारा वर्किंग कैपिटल बढ़ेगा। और उसके बाद अगर हम मशीन परचेज करेंगे तो मशीन कोई करंट एसेट नहीं होता, उससे हमारे फिक्स एसेट जरूर बढ़ जाएंगे मशीन के आने से, लेकिन करंट एसेट्स पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। लेकिन क्योंकि मशीन हमने कैश देकर खरीदी है, तो जब कैश देंगे तो हमारा करंट एसेट जो है वो रिड्यूस हो जाएगा, इसलिए उसको माइनस किया। हमारी नई वर्किंग कैपिटल 16 लाख रुपीस की हो जाएगी। ठीक है, ऐसा ही क्वेश्चन ना जून 2022 में भी आया, क्वेश्चन नंबर 7। आइए जरा इसको भी देख लेते हैं, लेकिन इसमें जवाब थोड़ा अलग तरीके से मांगा गया है। क्या ना, एग्जिस्टिंग नेट वर्किंग कैपिटल जो है फर्म की वो 12,04,000 रुपए है। इट रीपेड इट्स क्रेडिटर्स वर्थ ₹1,40,000 बाय इशूइंग 3-year बॉन्ड्स। कह रहा हमने अपने क्रेडिटर्स को रीपे किया है पैसे दे के नहीं, उनको अपनी कंपनी के 3 साल के बॉन्ड इशू कर दिए। मतलब सोचो, मेरी बुक से क्रेडिटर्स चले गए और बदले में 3-year बॉन्ड आ गए। मेरी बैलेंस शीट में करंट लायबिलिटी में क्रेडिटर्स यहां पर थे, ये हट गए और इसके बदले में क्या आ गए? बॉन्ड आ गए। मतलब मैंने एक तरह से देखा जाए तो क्रेडिटर्स का नाम बदल के बॉन्ड रख दिया, उनका रीपेमेंट इस तरीके से किया है। और कह रहा है हमने एक लोन लिया है 3 लाख रुपए का, 5 साल का एक लोन भी लिया है। 2 ट्रांजैक्शन बताई, एक हमने क्रेडिटर्स का रीपेमेंट किया है बाय इशूइंग देम 3-year बॉन्ड्स, और दूसरी ट्रांजैक्शन क्या बताई, हमने एक 5 साल का लोन भी लिया है 3 लाख रुपए का। कह रहा फर्दर
it redeemed its 8% debentures worth rupees 2 lakhs by issuing 9% preference shares of equal amount। मतलब एक तरह से देखा जाए आपने अपने डिबेंचर्स का कन्वर्जन कर दिया, डिबेंचर का नाम बदल के, डिबेंचर हटा के आपने उनको क्या बदल नाम रख दिया उनका, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। कहता बताइए इन चार में से कौन सी जो स्टेटमेंट करेक्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट इन द लाइट ऑफ दिस इंफॉर्मेशन। Net working capital will increase by 140, net working capital will decrease by 140, or there will be no change in net working capital, none of the above। ठीक है, अब हमें ये बेसिकली बताना है। आइए एक एक करके हर एक ट्रांजैक्शन को, जैसे अभी हमने एनालाइज किया था, अब यहां पर भी करते हैं। सबसे पहले रीपेड इट्स क्रेडिटर्स वर्थ रुपीज 140 बाय इशूइंग देम 3-year बॉन्ड्स। सिर्फ पहले इस पर फोकस करते कि इसका इंपैक्ट वर्किंग कैपिटल में क्या पड़ने वाला है। मुझे पहले आप एक बात बताइए, अगर मान लीजिए हम वर्किंग अपने क्रेडिटर्स को कैश में पे करें तो उसका इंपैक्ट क्या पड़ेगा। मैं एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल दे रहा हूं सिर्फ आपको समझाने के लिए। मान लो मैं आपसे कहता हूं कि हमारे करंट एसेट्स 10 लाख रुपए के हैं और हमारी करंट लायबिलिटीज 2 लाख रुपए की है। ठीक है, इसको छोड़ो, अभी मैं एक सिंपल हाइपोथेटिकल एग्जांपल ले रहा हूं। हमारी वर्किंग कैपिटल कितने की होगी सर? हमारी वर्किंग कैपिटल 8 लाख रुपए की होगी। ठीक, अगर मैं आपसे यह कहूं कि मैं अपने ये 2 लाख रुपए की करंट लायबिलिटीज को रीपे कर रहा हूं कैश में, तो उसका क्या असर पड़ेगा सर? उसका असर यह पड़ेगा, अगर आप ये 2 लाख रुपए की करंट लायबिलिटी को कैश में रीपे करोगे तो हमारा 2 लाख रुपए ये यहां से हट जाएगा, मतलब हमारी करंट लायबिलिटीज 0 हो जाएंगी और हमारे करंट एसेट्स जो हैं 2 लाख से कम हो जाएंगे। क्यों 2 लाख से कम हो जाएंगे? क्योंकि आपने कैश दिया होगा, मतलब हमारे करंट एसेट्स 8 लाख हो जाएंगे और हमारी वर्किंग कैपिटल अभी भी 8 लाख ही रहने वाली है। ऐसे ही हुआ कुछ? सोचो, मैं अगर आपसे यह कहता हूं कि मैंने अपने करंट लायबिलिटीज को कैश में रीपे किया है, तो क्योंकि हमारी करंट लायबिलिटीज तो कम हुई, साथ साथ हमारा कैश भी तो कम हो गया, करंट एसेट भी तो कम हो गए, तो 2 लाख से करंट लायबिलिटी भी कम हुई और 2 लाख से हमारे करंट एसेट भी कम हुए। तो अब मेरे नए करंट एसेट 8 लाख हो गए, मेरी नई करंट लायबिलिटी 0 हो गई। 8 - 0 इसका मतलब वर्किंग कैपिटल 8 लाख ही रही, मतलब देयर इज नो इंपैक्ट ऑन वर्किंग कैपिटल, क्योंकि एक करंट एसेट भी कम हुआ और एक करंट लायबिलिटी भी कम हो गई। वर्किंग कैपिटल पर कोई बदलाव नहीं आया अगर मैंने अपने करंट लायबिलिटीज को किस में पे किया होता? कैश में पे किया होता। अब मैं अपना सवाल बदल रहा हूं। मान लो मैं आपसे कह रहा हूं कि हमने इस करंट लायबिलिटी को रीपे तो किया, लेकिन इनको बॉन्ड दे के रीपे किया, मतलब हमने एक 3 साल का बॉन्ड इशू किया। अब आप जरा सोचिए, क्रेडिटर्स को रीपे तो कर ही दिया, चाहे बॉन्ड दे के ही किया, आपकी बैलेंस शीट से क्रेडिटर्स तो खत्म हो जाएंगे। हाँ सर, ये 2 लाख तो खत्म, ये तो 0 हो जाएगा। और जो आपने बॉन्ड इशू किए हैं वो नए बॉन्ड तो आपकी लॉन्ग टर्म लायबिलिटी को बढ़ाएंगे। जो आपने बॉन्ड इशू किए हैं वो किसको बढ़ाएंगे? वो आपकी लॉन्ग टर्म लायबिलिटी को बढ़ाएंगे। उसका इंपैक्ट यहां कुछ नहीं पड़ने वाला। करंट एसेट्स में क्या इंपैक्ट पड़ेगा? आपने एक लायबिलिटी को चुकाने के लिए दूसरी लायबिलिटी सर पे ले ली। जो लायबिलिटी चुकाई है वो तो शॉर्ट टर्म लायबिलिटी है, और जो लायबिलिटी सर पे ली है वो एक लॉन्ग टर्म लायबिलिटी है। और लॉन्ग टर्म लायबिलिटी अगर बढ़ेगी तो उससे तो हमारी लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज नॉन करंट लायबिलिटीज पे इंपैक्ट आएगा ना, यहां तो कोई इंपैक्ट नहीं आएगा। अच्छा, क्या मेरे करंट एसेट पे कोई असर पड़ने वाला है? नहीं, करंट एसेट तो मैंने यूज ही नहीं किया इनको पे करने के लिए। इसका मतलब मेरे करंट एसेट्स इस ट्रांजैक्शन के बाद भी 10 लाख ही रहने वाले हैं और हमारी नई वर्किंग कैपिटल 10 लाख रुपए हो गई। आप जरा सोचिए, क्योंकि आपकी एक करंट लायबिलिटी जो थी वो अब नहीं रही और उस करंट लायबिलिटी को रीपे करने से आपके करंट एसेट पे कोई इंपैक्ट नहीं आया, बिकॉज आपने उस क्रेडिटर्स को पे करने के लिए अपने करंट एसेट को यूज ही नहीं किया। अगर आपने इन क्रेडिटर्स को पे करने के लिए अपने करंट एसेट्स को यूज किया होता तो फिर वर्किंग कैपिटल में कोई बदलाव नहीं आता, लेकिन आपने इन क्रेडिटर्स को रीपे करने के लिए अपने करंट एसेट्स का यूज नहीं किया। आपने एक नए बॉन्ड, एक नई लॉन्ग टर्म लायबिलिटी इशू कर दी जिसका ऑफ कोर्स हमारी वर्किंग कैपिटल पे कोई असर नहीं पड़ेगा। तो फाइनली अपना क्रक्स निकालते हैं। मैंने एक हाइपोथेटिकल डेटा लिया, मैंने कहा मान लो मैंने ये करंट लायबिलिटी को पे कर दिया बाय इशूइंग अ बॉन्ड, बाय इशूइंग 3-year बॉन्ड। तो इसका 2 इंपैक्ट क्या होंगे? पहला इंपैक्ट, मेरे क्रेडिटर्स खत्म हो जाएंगे, खत्म कर दिए, 0 कर दिए। और इसका एक इंपैक्ट क्या होगा? मेरे बॉन्ड मेरी बुक्स में आ जाएंगे, लेकिन बॉन्ड एक नॉन करंट लायबिलिटी है, उसका क्रेडिटर्स और करंट लायबिलिटी पे कोई असर नहीं पड़ने वाला।
अच्छा, करंट एसेट को तो हमने टच ही नहीं किया, करंट एसेट 10 लाख ही रहेंगे। 10 लाख माइनस 0 मतलब इस ट्रांजैक्शन के बाद मेरी वर्किंग कैपिटल में 2 लाख रुपए से इंक्रीज आ गया। क्यों इंक्रीज आ गया? क्योंकि करंट एसेट तो मेरे उतने के उतने ही है 10 लाख के, लेकिन जो 2 लाख रुपए की करंट लायबिलिटी थी वो जीरो हो गई। तो 10 लाख माइनस 0 मतलब 10 लाख। तो इस ट्रांजैक्शन से आपकी वर्किंग कैपिटल में इंक्रीज आएगा। तो ये जो हमने क्रेडिटर्स को रीपे कर दिया है, क्रेडिटर्स को रीपे कर दिया है, इससे क्या होने वाला है? क्रेडिटर्स को रीपे करने से हमारी वर्किंग कैपिटल बढ़ जाएगी, इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल। कितने से? 140 से। मेरे ख्याल से क्लियर है बात। क्यों? क्योंकि क्रेडिटर्स हमारे खत्म हो गए, मतलब हमारी करंट लायबिलिटी खत्म हो गई, करंट लायबिलिटी कम हो गई। तो अब करंट एसेट्स में से कम माइनस होगा ना, करंट एसेट्स में से कम माइनस होगा तो वर्किंग कैपिटल में इंक्रीज आ जाएगा। कितने से? 140 से। मैंने एग्जांपल देके बताई थी आपको। अब हमने 5 साल का एक लोन लिया है 3 लाख रुपए का, तो इससे भी तो आपकी वर्किंग कैपिटल बढ़ेगी। क्यों? दो इंपैक्ट बताओ। लोन लेने से क्या होगा? पैसा आएगा, पैसा आएगा मतलब करंट एसेट बढ़ेंगे, और करंट एसेट्स का बढ़ने का मतलब हो गया आपकी वर्किंग कैपिटल बढ़ जाएगी। तो इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल बैंक बैलेंस will increase by 3 lakhs। ठीक, चलिए। अच्छा, आपकी बुक्स में एक लोन भी तो बढ़ जाएगा। सर लोन बढ़ेगा तो वो तो 5 ईयर का लोन है, तो एक नॉन करंट लायबिलिटी हुआ। लोन बढ़ेगा तो लेकिन कौन सा? लॉन्ग टर्म लोन बढ़ेगा, तो उससे हमारा करंट लायबिलिटी पे तो कोई असर नहीं आएगा। लेकिन हाँ, क्योंकि लोन लिया है, पैसा आएगा, पैसा आएगा तो मतलब करंट एसेट बढ़ेंगे, करंट एसेट बढ़ने का मतलब वर्किंग कैपिटल बढ़ेगी। कह रहा हमने 8% डिबेंचर्स को रीपे कर दिया 2 लाख रुपए के बाय इशूइंग प्रेफरेंस शेयर। अब आप जरा सोचिए ना, डिबेंचर के बदले आपने प्रेफरेंस शेयर दे दिए, कैश तो कहीं गया ही नहीं। आपने डिबेंचर को अगर कैश में रीपे किया होता तो कैश माइनस कर देते, फिर हमारी वर्किंग कैपिटल गिर जाती। पर हमने डिबेंचर्स का रीपेमेंट नए शेयर इशू करके किया है, तो डिबेंचर हमारी बुक्स में चले गए, तो एक नॉन करंट लायबिलिटी अगर चले भी गई तो वर्किंग कैपिटल तो कोई असर नहीं पड़ने वाला, और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल आ जाएंगे। अब प्रेफरेंस शेयर कैपिटल के आने से भी हमारी करंट लायबिलिटी पे कोई असर नहीं पड़ेगा, ना ही कोई करंट एसेट पे असर पड़ने वाला है। इसलिए इस वाले ट्रांजैक्शन का जो तीसरा ट्रांजैक्शन है, देयर इज नो इंपैक्ट ऑन वर्किंग कैपिटल। तो देखा जाए क्रेडिटर्स का रीपेमेंट बाय इशूइंग 3 ईयर बॉन्ड, ये वर्किंग कैपिटल को बढ़ा देगा। और ऐसे ही लोन का भी, अगर हम 5 साल का एक लोन लेंगे, इससे भी हमारी वर्किंग कैपिटल बढ़ जाएगी। लेकिन अगर हम तीसरी ट्रांजैक्शन देखते हैं, उससे वर्किंग कैपिटल पर कोई बदलाव नहीं आएगा। तो देखा जाए नेट नेट हमारी वर्किंग कैपिटल जो है 4,40,000 से बढ़ने वाली है। इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल 4,40,000। आप देखिए इसमें से कोई भी ऑप्शन में नहीं है, डी, नन ऑफ द अबव। इस क्वेश्चन को समझाने में आपको थोड़ा वक्त लग गया, पर ये क्वेश्चन अब क्या करें, ऐसे मैं अगर एग्जाम्पल नहीं देके बताता तो आपको समझ में भी नहीं आता ऐसे। अब क्वेश्चन नंबर 8 अगर आप देखेंगे ना, ये उस कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है जो हमने ऑलरेडी रेशियोज टॉपिक में डिस्कस किया हुआ है। आपको याद होगा हमने रेशियोज टॉपिक में लिक्विडिटी रेशियोज पर बात करी थी, जहां पर हमने करंट रेशियो, लिक्विड रेशियो और उसके साथ वर्किंग कैपिटल का क्या कनेक्शन होता है, ये सारी बातें वहां डिस्कस की थी हमने। तो मुझे लगता है कि आपने रेशियोज टॉपिक रिवाइज कर लिया होगा। रेशियोज एक ऐसा टॉपिक है जिसका रिवीजन भी हमने यूट्यूब पर अपलोड कर रखा है, और इसी टॉपिक का हमने रेगुलर बैच की भी क्लासेस अपलोड कर रखी हैं। अगर आप हमारे प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में जाएंगे तो चैप्टर वाइज डिटेल रिवीजन में आपको रेशियोज का डिटेल रिवीजन भी मिल जाएगा, जिसमें सारे एग्जाम के एमसीक्यू सॉल्व कर रखे हैं। और अगर आप रेगुलर बैच देखना चाहते हैं, अगर आपके पास टाइम है, तो हमने रेशियोज की एक प्लेलिस्ट रेगुलर बैच की भी बना रखी है। अब क्योंकि वो कॉन्सेप्ट हमने वहां डिस्कस कर रखे हैं, यूट्यूब पर है भी, तो इसलिए वो सारे कॉन्सेप्ट में अब रिपीट नहीं करूंगा, क्योंकि वो हमने ऑलरेडी कर रखे हैं। तो आइए जरा इसको हम, क्योंकि रेशियोज में इसका डिस्कशन कर रखा है, इसको सीधा सॉल्व ही करते हैं। देखिए हमें बताया है करंट एसेट्स जो है ट्वाइस है करंट लायबिलिटीज के। इसका क्या मतलब है कि हमारे अगर करंट लायबिलिटी 1 रुपए की है तो हमारे करंट एसेट्स 2 रुपए के हैं। इनडायरेक्टली देखा जाए तो इसने जो ये ट्वाइस बताया है, मतलब 2 बताया, ये करंट रेशियो बताया है। करंट रेशियो क्या होता है? अगर मैं बोलता हूं 2:1 का करंट रेशियो, तो इसका क्या मतलब है? हर 1 रुपए की करंट लायबिलिटी को पे करने के लिए हमारे पास 2 रुपए के करंट एसेट्स हैं। तो इनडायरेक्टली इसने मुझे यहां पर क्या बता रखा है? करंट रेशियो बता रखा है। करंट रेशियो का फॉर्मूला, क्योंकि करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी होता है,
हर 1 रुपए के लिए वो क्या कह रहा है, मेरे पास कितने के करंट एसेट्स हैं, 2 रुपए के करंट एसेट्स हैं। तो हमारा रेशियो 2:1 का हमें इनडायरेक्टली उसने दिया है। तो हम कह सकते हैं कि करंट एसेट्स बेसिकली कैसे आए, करंट लायबिलिटीज का ट्वाइस, है ना, ये ऐसे आए। अच्छा, उसके बाद हमें यहां पर क्या दे रखा है, इस क्वेश्चन में हमें वर्किंग कैपिटल दे रखी है। और आपको याद होगा रेशियोज टॉपिक में हमने इसकी प्रॉपर ट्रिक समझी थी। वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला क्या होता है, करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। तो अगर हम इस पर्टिकुलर इक्वेशन में, मतलब वर्किंग कैपिटल इज इक्वल टू करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज में करंट एसेट्स को पुट कर दें, ये 2CL लिख दें, तो हमारा काम बन जाएगा। आइए, हम याद है ऐसा कुछ लिखते थे, बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ करंट एसेट्स इन अबव इक्वेशन वी गेट। चलिए, वर्किंग कैपिटल कितना दे रखा है हमको, 60,000। करंट एसेट्स की जगह हम क्या लिख देंगे, 2CL माइनस CL, तो हमारा करंट लायबिलिटी 60,000 का आ जाएगा। ये बात आपको मैंने बताई थी, इस CL के आगे कुछ नहीं तो क्या होगा, 1 ही होगा ऑफकोर्स। तो 2CL माइनस 1CL इज इक्वल्स टू 1CL। तो CL हमारा कितना आ गया, करंट लायबिलिटी हमारा कितना आ गया, 60,000 आ गया हमसे। लेकिन इसने क्या मांगा है, इसने हमसे लेकिन करंट एसेट्स मांगे हैं। करंट एसेट्स वुड बी, इसने हमसे करंट एसेट्स मांगे हैं। तो 2CL 1,20,000, ठीक है। तो 1,20 हमारे इस ऑप्शन में है, हाँ जी है, सी इज द आंसर। इसको हमने अच्छे से डिस्कस किया था, रेशियोज टॉपिक में डिस्कस किया था हमने, तो मैंने इस कॉन्सेप्ट को वापस से रिपीट नहीं किया। चले अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा जो है क्वेश्चन नंबर 9। ए लिमिटेड हैज प्रोवाइडेड द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। हमें नेट वर्किंग कैपिटल दे रखा है, करंट रेशियो दे रखा है, लिक्विड रेशियो दे रखा है, और हमसे क्या मांगा है, करंट एसेट्स मांगा है। आप देखें ना, सब कुछ सेम है, बस ऊपर करंट रेशियो उसने थोड़ा सा दूसरे शब्दों में अलग अलग भाषा का यूज करके इनडायरेक्टली बताया कि करंट एसेट ट्वाइस है करंट लायबिलिटी। यहां पर सीधे सीधे उसने करंट रेशियो में दे दिया है। तो करंट रेशियो का फॉर्मूला हमारा क्या होता है, करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज, नहीं। और हमारा करंट रेशियो कितना है, 2.4 है। तो हम कह सकते हैं कि हमारा जो करंट एसेट्स है वो 2.4 CL हो जाएगा। अब बस वही करना है आपने, वर्किंग कैपिटल 28 तो लिख देना है, करंट एसेट की जगह 2.4 CL लिख देना है माइनस CL। तो 1.4 CL इज इक्वल्स टू 2800। बताइए जी, करंट लायबिलिटी हमारा कितना आ जाएगा, 2,000। करंट एसेट्स हमारे क्या हो जाएंगे, 2.4 इंटू 2,000, 48। क्या 4800 ऑप्शन में है, जी हाँ सर, ये रहा बी पार्ट, बी इज द आंसर, ठीक है। तो सर इसमें तो लिक्विड रेशियो को तो आपने यूज ही नहीं किया। मैंने कहा ना, कई बार एग्जामिनर आपको सिर्फ बहकाने के लिए कुछ इंफॉर्मेशन देता है, इसका कोई यूज नहीं है यहाँ पर। लिक्विड एसेट्स वगैरह मांगे होते तो हम शायद कुछ यूज करते, पर इसका फिलहाल तो कोई यूज नहीं है, क्योंकि इसने हमसे करंट एसेट्स मांगे हैं। अब देखा जाए तो ये रेशियोज में हमने बहुत अच्छे से डिस्कस कर रखा है। मैंने रिवीजन क्लास में भी ठीक से कराया था, और रेगुलर बैच आप देखोगे तो आपको लगेगा अरे क्या, वहां तो बहुत ही बढ़िया से किया था हमने, सारी बातें, कई सारी बातें लिखी भी थी वहां पर। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेगेटिव वर्किंग कैपिटल कहता है, क्या इंप्लाई करता है, आप मुझे बताइए, नेगेटिव वर्किंग कैपिटल कब आती है। सर वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला होता है करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। अगर मैं कहता हूं कि हमारे करंट एसेट्स 100 रुपए के हैं, करंट लायबिलिटीज 20 रुपए की है, तो हमारी वर्किंग कैपिटल पॉजिटिव आ रही है, नहीं। तो वर्किंग कैपिटल नेगेटिव कब आएगी, वर्किंग कैपिटल सर नेगेटिव तब आएगी जब 100 रुपए की करंट एसेट और करंट लायबिलिटी मान लो 100 से ज्यादा हो, से 120 है,
तो 100 में से अगर 120 घटा देंगे तो हमारी -20 की नेगेटिव वर्किंग कैपिटल आ गई। तो नेगेटिव वर्किंग कैपिटल कब आता है? जब करंट एसेट्स कम हो, करंट लायबिलिटीज ज्यादा हो, या फिर ये कहें करंट एसेट्स आर लेस देन करंट लायबिलिटीज, या फिर ये कहें करंट लायबिलिटीज आर मोर देन करंट एसेट्स। आप याद करो, इस पर भी हमने रेशियोज में बात की थी। मैंने आपको वर्किंग कैपिटल और करंट रेशियो के बीच का एक रिलेशन वहां पर एक्सप्लेन किया था। तो यहां पर हम क्या बोलेंगे भाई, ये चिड़िया का मुंह पता है ना आपको, जिस तरफ होता है इसका मतलब वो साइड बड़ी होती है। वर्किंग कैपिटल नेगेटिव कब आएगी? जब करंट लायबिलिटीज बड़ी होंगी या फिर करंट एसेट्स कम होंगे। इसका क्या मतलब है? करंट एसेट्स आर मोर देन करंट लायबिलिटीज, तो यहां तो पॉजिटिव वर्किंग कैपिटल आएगा। करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज अगर बराबर होते हैं तो वर्किंग कैपिटल 0 होता है। ये बातें रेशियोज में एक्सप्लेन कर रखी है मैंने। और करंट एसेट्स अगर लेस देन करंट लायबिलिटीज होंगे तब वर्किंग कैपिटल नेगेटिव आएगा। इसका मतलब सही आंसर क्या हुआ? सी, करंट एसेट्स ग्रेटर देन फिक्स एसेट्स। इसका तो वर्किंग कैपिटल से कोई रिलेशन है ही नहीं फिक्स एसेट्स का। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी। ये क्वेश्चन दिसंबर 2021 में आया। आज की रिवीजन क्लास को यहीं तक रखते हैं, क्योंकि जो अगला कॉन्सेप्ट मुझे करवाना है ना, उसके लिए एक कॉन्टिन्यूटी चाहिए। तो आज मैं शुरू करके फिर अगली क्लास में वो ब्रेक नहीं मैं चाहता उस कॉन्सेप्ट को, तो नेक्स्ट क्लास में ही हम नया कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे। और प्लीज आप जरूर बताइएगा कि आज की क्लास में आपको क्या सब कुछ समझ में आया। कमेंट करके प्लीज जरूर बताइएगा। उसके अलावा वीडियो तो आप लाइक कर ही देते होंगे, चैनल अगर नहीं सब्सक्राइब कर रखा है तो वो भी कर लीजिएगा। मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो वेरी मच, टेक केयर।